जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी बच्चों, आज है हमारा केफ 2 का लेक्चर नंबर 5। केफ 2 का लेक्चर नंबर 5 हम जो है पढ़ रहे थे, जो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे। ठीक है, बंद हो गया है तो फिर जो रजिस्ट्रेशन का हमारा एरिया था, कौन सा बच्चों, हम पढ़ रहे थे इनकम टैक्स रिटर्न हम प्रिपेयर कर रहे थे। तो हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे टैक्स पेयर की, हम क्या सीख रहे थे बच्चों? क्या सीख रहे थे? रजिस्ट्रेशन। क्या सीख रहे थे? रजिस्ट्रेशन। ठीक है, रजिस्ट्रेशन में इस पार्ट में हमने पढ़ लिया पहला कॉन्सेप्ट, कौन सा? टैक्स ईयर। कि टैक्स ईयर क्या होगा। नंबर सेकंड हमने पढ़ा कि टैक्स पेयर का जो पर्सनल स्टेटस है वो हमें बताना पड़ेगा। और नंबर थर्ड हमने पढ़ा रेजिडेंशियल स्टेटस। रेजिडेंशियल स्टेटस हम पढ़ रहे थे और रेजिडेंशियल स्टेटस हमने पढ़ा कि हम किसके लिए बच्चों पढ़ रहे हैं? किसके लिए पढ़ रहे हैं? रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर पाकिस्तान टैक्स पर्पस। रेजिडेंशियल स्टेटस में हमने इंडिविजुअल का हमने पढ़ लिया था कि इंडिविजुअल कब रेजिडेंट होगा और कब नॉन रेजिडेंट होगा। जी, इंडिविजुअल कब रेजिडेंट होगा? क्या पढ़ा? तीन तरह से हमने पढ़ा कि इंडिविजुअल रेजिडेंट होगा इन 3 केसेस। जी, कौन कौन से थे बताएं? अगर वो फिजिकली स्टे करे पाकिस्तान में फॉर 183 और मोर डेज इन अ सिंगल टैक्स ईयर। ठीक है, दूसरा कंडीशन कि वो सिटीजन ऑफ पाकिस्तान हो और वो इज नॉट प्रेजेंट इन एनी अदर कंट्री फॉर मोर देन 182 डेज। मतलब अगर दूसरे कंट्री में, सिंगल कंट्री में 183 डेज या उससे ज्यादा स्टे करे तो पाकिस्तान का क्या हो जाएगा? नॉन रेजिडेंट। अगर 182 या उससे कम करे तो पाकिस्तान का क्या कहलाया जाएगा? रेजिडेंट। ठीक है, और थर्ड हमने पढ़ा कि सिटीजन ऑफ पाकिस्तान हो और वो किसी और कंट्री का रेजिडेंट टैक्स पेयर ना हो तो वो पाकिस्तान का क्या होगा? रेजिडेंट होगा। ठीक हो गया बच्चों? पढ़ेंगे सेकंड पर्सन कौन था हमारा? सेकंड पर्सन कौन था? एसोसिएशन ऑफ पर्सन, जिसको हमने क्या पढ़ा बच्चों? क्या पढ़ा? एओपी। एओपी कब रेजिडेंट होगा और कब नॉन रेजिडेंट होगा ये देख लेते हैं। एओपी कब रेजिडेंट या फिर नॉन रेजिडेंट होगा। ठीक है बच्चों, ये पढ़ना है ना जी। तो कहते हैं जनाब एओपी रेजिडेंट होगा इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज होली partly present in पाकिस्तान। ठीक है, तो कहता है कि जनाब एओपी पाकिस्तान टैक्स पर्पस के लिए क्या कहलाया जाएगा? रेजिडेंट कहलाया जाएगा। क्या कहलाया जाएगा बच्चों? रेजिडेंट। कब? अगर क्या चीज कितना प्रेजेंट हो, होली या पार्टली। यहां पे वो फिजिकल स्टे वाला पार्टनरशिप की बात करें। अब कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का क्या मतलब है बच्चों? इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ने कंट्रोल एंड मैनेजमेंट को कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया। समझ आ रही? कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का लफ्ज वो इस्तेमाल करेगा क्वेश्चन में भी। ठीक है, वैसे मुझे पता है लेकिन आपके लिए रेलेवेंट नहीं है, इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा कि कंट्रोल एंड मैनेजमेंट से इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ने डिफाइन नहीं किया, लेकिन हम प्रैक्टिकली इससे क्या मतलब लेते हैं वो आपके लिए रेलेवेंट नहीं है, इसलिए मैं नहीं बता रहा। कह रहे कंट्रोल एंड मैनेजमेंट या तो होली का मतलब पूरा प्रेजेंट इन पाकिस्तान या फिर
पार्टली या पार्शियली प्रेजेंट हो इन पाकिस्तान, तो हम कहेंगे कि ये एओपी जिस टैक्स ईयर में प्रेजेंट हो, ठीक है, उस टैक्स ईयर के लिए एओपी क्या बन जाएगा, रेजिडेंट। और अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ना होली प्रेजेंट हो और ना पार्टली प्रेजेंट हो, तो फिर हम कहेंगे कि ये क्या है, नॉन रेजिडेंट। ओके हो गया बच्चों, क्लियर जी। नेक्स्ट पर्सन था हमारे पास कंपनी। नेक्स्ट पर्सन कौन था बच्चों, कंपनी। अब कंपनी जो है वो कब रेजिडेंट होगी और कंपनी कब बच्चों, कब नॉन रेजिडेंट होगी। अगर कंपनी, नंबर फर्स्ट केस, वो कंपनी जो पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेटेड है एज अ कंपनी, इनकॉर्पोरेटेड या फिर हम कहते हैं जो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है एज अ कंपनी, या लिखा होगा जो इनकॉर्पोरेटेड आर रजिस्टर्ड अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2017। जो कंपनी लॉ है पाकिस्तान में, जो कंपनीज को रेगुलेट करती है, उस लॉ का नाम क्या है, कंपनीज एक्ट 2017। वो सारे ऑर्गेनाइजेशन जो पाकिस्तान में एज अ कंपनी रजिस्टर्ड है, वो हमेशा रेजिडेंट होगी किसके लिए बच्चों, बच्चों किसके लिए बोले ना, फॉर पाकिस्तान टैक्स पर्पस, बोले ना, क्यों नहीं बोल रहे अच्छा ये चीज जो है ना ये खत्म करें, जो मैं आज पढ़ाऊंगा ना वो मैं कल सुनूंगा, ठीक है। अभी आपके पहले दिन है इसलिए मैं कुछ नहीं कह रहा, तो ये वाला काम खत्म। हाँ कि यहाँ आके पढ़ लिया, घर जाके सो गए, गेम खेल लिया, मोबाइल यूज कर लिया, ठीक है, अब ये काम नहीं चलेगा, अब आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है जी। कौन सी कंपनीज बच्चों, कौन सी कंपनीज रेजिडेंट होगी, बोल, जो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है या इनकॉर्पोरेटेड, तो वो क्या होंगी, रेजिडेंट होगी। क्या होगी, किसके लिए, पाकिस्तान टैक्स पर्पस के लिए। ओके हो गया, या फिर आर है दरमियान में, या अगर पाकिस्तान में रजिस्टर्ड नहीं है, पाकिस्तान से बाहर की कंपनी है, तो वो कब रेजिडेंट होगी, कह रहे अगर उस कंपनी का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट is wholly present in Pakistan। जी कौन सी कंपनीज बच्चों, जो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड नहीं है, तो वो कब रेजिडेंट होगी, कह रहे अगर उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट बच्चों, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली, यहां पार्टली नहीं है। इधर भी जैसे एओपी में कंट्रोल एंड मैनेजमेंट को ऑर्डिनेंस ने कहीं पे भी एक्सप्लेन नहीं किया, इसी तरह कंपनी का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट भी कहीं पे भी एक्सप्लेन नहीं किया। तो अगर वो कंपनीज जिसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली प्रेजेंट इन पाकिस्तान हो, तो वो कंपनीज भी हम कहेंगे कि पाकिस्तान टैक्स पर्पस के लिए क्या है, रेजिडेंट। अगर न कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है पाकिस्तान में और न कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली प्रेजेंट इन पाकिस्तान है, तो उन कंपनीज को हम कहेंगे कि ये पाकिस्तान टैक्स पर्पस के लिए क्या है बच्चों, नॉन रेजिडेंट। ओके हो गया बच्चों, क्लियर है कि नहीं। अगला है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट भी कंपनी में आता है। हाँ, गवर्नमेंट किस में आता है बच्चों, किस में आता है, कंपनी। गवर्नमेंट दो तरह से, पर्सनल स्टेटस इसका कंपनी है, लेकिन इसका रेजिडेंशियल स्टेटस के लिए अलग रूट है। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर रहा है, जो गवर्नमेंट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी गवर्नमेंट। हाँ, जब गवर्नमेंट का लफ्ज इस्तेमाल करें ना किसी भी लॉ में, तो इसका मतलब है फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, जितने भी गवर्नमेंट है उन सब की बात कर रहे हैं, ठीक है। गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशंस और गवर्नमेंट इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल्स मतलब जो गवर्नमेंट के क्या है बच्चों, क्या है बच्चों, क्या है, एम्प्लॉयज। ये जो है ना हमेशा रेजिडेंट होंगे, इनके लिए ये कभी नॉन रेजिडेंट हो ही नहीं सकते, ये पाकिस्तान टैक्स पर्पस के लिए हमेशा रेजिडेंट होंगे। इधर देखें, अब्दुर्रहमान गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है,
और आपको कहे अब्दुर्रहमान का मुझे रेजिडेंशियल स्टेटस बता दे, तो आप मुझ पे इंडिविजुअल वाले रूल्स अप्लाई नहीं करेंगे जो कल पढ़ा था कि अब्दुर्रहमान 183 डेज या सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है या वो कोई भी रूल। अगर मैं गवर्नमेंट इंडिविजुअल हूं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूं, तो मैं हमेशा पाकिस्तान टैक्स पर्पस के लिए क्या ट्रीट किया जाऊंगा, ऑलवेज रेजिडेंट विदाउट एनी कंडीशन। ओके हो गया बच्चों, बोले क्लियर है? हाँ, मुझे हमेशा क्या कहेंगे, ऑलवेज रेजिडेंट विदाउट एनी कंडीशन। ओके हो गया बच्चों, क्लियर? चल इसको नोट करें, फिर इसकी रीडिंग करें। नोट्स ले लिए हैं, प्रिंट कर लिए? हाँ, नहीं करने प्रिंट? क्या करने? करने? अच्छा, इसको जो है ना बच्चों आपने पढ़ना है, ये पेज नंबर 4, पेज नंबर 4 से पढ़ना शुरू करें। जो एग्जांपल्स है पेज नंबर 5 पे वो भी सॉल्व करें। 2 एग्जांपल्स है, ठीक है, रजिस्टर पे सॉल्व करें। और फिर पेज नंबर 6 पे, पेज नंबर 6 तक रीडिंग करें। और पेज नंबर 6 पे एक कॉन्सेप्ट रिव्यू क्वेश्चन है पास पेपर्स का 7 नंबर का, आइटम 2013 में आया था, उसको रजिस्टर पे सॉल्व करने की कोशिश करें। फिर मैं आपके साथ वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूं। शाबाश बच्चों, शुरू करें। नोट करें, पहले नोट करें। जी जी बच्चे। जो आपने बताया कि पूरी प्रेजेंट और कंट्रोल कंपनी पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हो सकती है। हाँ, ऐसे हो सकता है ना कि एक कंपनी पाकिस्तानी लॉ के मुताबिक पाकिस्तान में एज अ कंपनी रजिस्टर्ड है, लेकिन एक कंपनी ऐसी होती है कि फॉरेन कंट्री में एज अ कंपनी रजिस्टर्ड है लेकिन पाकिस्तान में एज अ कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है। तो और उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली प्रेजेंट इन पाकिस्तान हो, तो फिर वो रेजिडेंट होगी। ठीक है, अगर पाकिस्तान में रजिस्टर हो गई फिर तो कहानी खत्म ना, फिर तो कोई मसला नहीं है ना। ठीक है बच्चों, चले शाबाश, इसकी नोट करें, इसकी रीडिंग करें। नोट्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। जो पेज नंबर 6 पे क्वेश्चन है उसको सॉल्व करें। फिर मैं आपके साथ 10 मिनट है, 10 मिनट बाद फिर मैं पहला पास पेपर का क्वेश्चन सॉल्व करने लगे हैं, तो हम तरीकाकार सीखेंगे। शाबाश। जी बच्चों, अब आप कर लिए रीडिंग? हाँ, कर लिए कि कर रहे हैं? कर रहे हैं अभी? करें करें, शाबाश, कर लिया है। अब बच्चों इस चैप्टर में जो है ना थोड़ा सा देखिए, इस चैप्टर में हम मेनली 3 टॉपिक्स पढ़ते हैं। एक है टैक्स ईयर बेसिक से, रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं टैक्स पेयर की डिपार्टमेंट के साथ। ठीक है, आईकेप के प्रीवियस अगर हम पास पेपर्स देखें ना, तो आईकेप जो टैक्स ईयर से है ना, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछता। ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है। सेम पर्सनल स्टेटस पे से भी यही, जो रेजिडेंशियल स्टेटस है ना बच्चों, इससे आईकेप 2 तरह के क्वेश्चन पूछता है। एक तो वो केस स्टडी बनाता है, इसमें से क्या बनाता है बच्चों? बच्चों क्या बनाता है? केस स्टडी। और दूसरा वो इसमें से सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरेटिकल जैसे कहेगा, इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस बता दे, ठीक है, और एओपी का रेजिडेंशियल स्टेटस बता दे।
कंपनी का बता दे। समझ आ रही है? या फिर केस स्टडी, ये जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट रिव्यू क्वेश्चन दिया है आप देखे सामने रखे, तो ये केस स्टडी है। ये क्या है बच्चों? केस स्टडी। तो अगर कभी रेजिडेंशियल स्टेटस में केस स्टडी आ जाए ना, या सिनेरियो क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आ जाए, तो इसका आंसर करने के लिए बच्चों आपने कुछ स्टेप्स याद रखने। क्या याद रखने हैं बच्चों? स्टेप्स। नंबर फर्स्ट, आपने आइडेंटिफाई करना है सबसे पहले पर्सनल स्टेटस, कि ये जनाब जो बंदे का मुझे बता रहा है इसका पर्सनल स्टेटस क्या होगा। पहले काम आपने ये करना। जब पर्सनल स्टेटस आइडेंटिफाई कर लेंगे ना बच्चों, तो आपने फिर उसका रिलेवेंट प्रोविजन लिखना है। क्या लिखना है बच्चों? क्या लिखना है? रिलेवेंट प्रोविजन। रिलेवेंट प्रोविजन के बाद जो आपका गिवन सिनेरियो है ना क्वेश्चन, उसका एनालिसिस करना। क्या करना है बच्चों? बच्चों क्या करना है? एनालिसिस। और नंबर लास्ट पे आपने क्या देना है बच्चों? क्या देना है? डिसीजन। क्या देना है? डिसीजन। ओके हो गया बच्चों? बोले क्लियर है कि नहीं? अच्छा, जैसे मैंने पहले भी बोला था, फिर कह रहा हूं कि कोई भी क्वेश्चन पढ़ने से पहले आपने क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़नी। क्या पढ़नी है बच्चों? रिक्वायरमेंट। पढ़े ये क्वेश्चन रिक्वायरमेंट। अच्छा, रिक्वायरमेंट अब सबसे लास्ट में अलग से गिवन होगी। अगर लास्ट में नहीं गिवन ना, तो ये फिर क्वेश्चन के स्टार्ट में गिवन होगी। पढ़े, लास्ट में है कोई रिक्वायरमेंट अलग से है? हाँ नहीं, अलग लास्ट पे गिवन है, अलग से लास्ट पे गिवन है, क्वेश्चन के आखिर में गिवन है नहीं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करे, स्टार्ट में गिवन होगी, पढ़ना शुरू करें। ये देखे आप जो है ना पेज नंबर 6 पे, ये देखे Concept review question number 1. In view of the provisions of income tax ordinance and rules made thereunder, determine the residential status. क्या फाइंड करना है बच्चों? Residential status. ठीक है। Of the following persons for tax year 2014. टैक्स ईयर बच्चों क्वेश्चन पेपर में आपने ये ख्याल रखना है, आज से आदत बनाए, इनकम टैक्स के 70-80% क्वेश्चन जो बेस करता है ना, उसमें टैक्स ईयर का जिक्र लाजमी होगा। रिमोट ले, उसमें टैक्स ईयर का जिक्र लाजमी होगा। तो टैक्स ईयर 2014 जब जिक्र ना करे, तो हमेशा आपने नॉर्मल टैक्स ईयर लेना है। जी बताएं, नॉर्मल टैक्स ईयर 2014 कहां से स्टार्ट होगा? 2013 से स्टार्ट होगा और एंड कहां पे होगा? 14। इन 12 मंथ्स का आपने रेजिडेंशियल स्टेटस बताना। किन 12 मंथ्स का? 1 जुलाई 13 से लेके 30 जून 2014। ये ड्रॉ कर लिया करें अपने सामने कि हमने इन 12 महीनों का रेजिडेंशियल स्टेटस हमसे पूछे। जी नंबर फर्स्ट पढ़े 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 नंबर फर्स्ट, रमीज। क्या लिखा हुआ है बच्चों? रमीज प्रोसीडेड टू सऊदी अरेबिया। देखे, रमीज प्रोसीडेड टू सऊदी अरेबिया on 24 December 2013, डेट को अंडरलाइन करे, to assume responsibilities on his new job. He visited Karachi from 20 June 2014 to 24 June 2014 for representing a paper in a seminar, but due to unavoidable circumstances, the seminar was cancelled. इधर आ जाए, पहले ये बताएं, आइडेंटिफाई करें पर्सनल स्टेटस क्या होगा रमीज का। इंडिविजुअल है, एओपी है या कंपनी है? इंडिविजुअल। क्या है? इंडिविजुअल। कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 था ये, ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 4।
तो आपने जब आंसर करना हो ना, इधर लाइन हो उधर लिखे A.4। आजकल तो आईकेप ने ऊपर जो है ना क्वेश्चन नंबर का पूरा वो बॉक्स दिया होता है, आपने उसमें लिखना होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी इसको देखें। अच्छा, हेडिंग स्टाइल जो है ना बच्चों, आप हेडिंग दे सकते हो इसका भी, जैसे हमसे क्या मांगा था, रेजिडेंशियल स्टेटस। तो आप जो है ना, ये रिकमेंडेड स्टाइल है आईकेप का। आज से आज अपनी आदत बनाए कि जब भी आपने हेडिंग देनी हो तो सारे वर्ड के सारे अल्फाबेट किस में होने चाहिए, कैपिटल में होने चाहिए। दूसरा रिकमेंडेड स्टाइल जो है ना वो क्या है, वो क्या है बच्चों, कि हर एक लफ्ज का पहला लेटर क्या होना चाहिए, कैपिटल, और बाकी सारे स्मॉल। ये भी रिकमेंडेड स्टाइल है, ठीक है। तीसरा सेंटेंस स्टाइल, जैसे आप सेंटेंस स्टार्ट करते हो सिर्फ पहला लेटर कैपिटल और बाकी सारा स्मॉल में। ये तीनों रिकमेंडेड स्टाइल है आईकेप के हेडिंग के, ठीक हो गया। तो मेरे ख्याल में ये वाला थोड़ा सा वाज़ेह हो जाता है, तो आप ये वाला रखें। आज से आप अपनी आदत बनाए कि आप कौन से वाला हेडिंग देंगे, कैपिटल वाला। कौन से वाला देंगे बच्चों, कैपिटल वाला। ओके हो गया। अब रमीज क्या था, रमीज क्या था बच्चों, हाँ इंडिविजुअल। रमीज क्या था, इंडिविजुअल। ओके हो गया। तो अब दूसरा क्या लिखना है, रिलेवेंट प्रोविजन। कौन सा, इस क्वेश्चन का कौन सा पॉइंट कर रहे हैं, पॉइंट नंबर 1 करा रहे हैं ना जी। देखें, अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, an individual shall be considered a resident if he or she is physically present in Pakistan for 183 or more days। इधर देखिएगा, बाकी 2 और 3 प्रोविजन इधर एप्लीकेबल नहीं होगा। रीजन क्या है, कहीं पे लिखा हुआ है कि रमीज सिटीजन है पाकिस्तान, नहीं लिखा। जब ना लिखा हो तो आप सिर्फ और सिर्फ कौन से वाले बेस पे करोगे बच्चों, बच्चों कौन से वाले के बेस पे करोगे, हाँ पहले वाला जो कंडीशन है उसके बेस पे करो। ओके हो गया। जो पहले वाला, अब देखें, मैं कोई जिक्र नहीं कर रहा, मैंने 2 चीजें की। एक आइडेंटिफाई किया, पर्सनल स्टेटस इंडिविजुअल था, इंडिविजुअल का जैसे बुक में लिखा हुआ था वो प्रोविजन लिख दी। अब थर्ड स्टेप में क्या करना है, गिवन सिनेरियो का क्या करना है, एनालिसिस। कैसे एनालिसिस करना है, एक साइड पे लिखे मंथ, एक साइड पे लिखे डेज। रमीज कब जा रहा है सऊदी अरेबिया, 24 ईयर पढ़ा करें ना, टैक्स ईयर ड्रॉ किस लिए करवाया है, आप सिर्फ 24 दिसंबर पे गौर करेंगे, उधर लिखा होगा 2012 और डेज काउंट करना। क्यों कौन से 24 दिसंबर किसको जा रहा है, 2013 हमारे टैक्स ईयर में आ रहा है। मतलब जुलाई में पूरा महीना, जुलाई 2013 में पूरा महीना ये पाकिस्तान में था। अगस्त 2013 पूरा महीना ये कहां पे था, पाकिस्तान में था। सितंबर 2013 पूरा महीना ये कहां पे था, पाकिस्तान में था। अक्टूबर 2013 ये पूरा महीना कहां पे था, पाकिस्तान में था। नवंबर 2013 पूरा महीना ये कहां पे था, पाकिस्तान में। दिसंबर 2013 किस डेट को जा रहे हैं, 24, तो कितने दिन थे, 24 दिसंबर को चला। आगे क्वेश्चन में देखें, फिर कभी पाकिस्तान आया, कब आया है, 20 जून से कहां तक,
24 काउंट करें, 20, 21, 22, 23, 24। जून 2000 देखे ना 14, तो जून 2014 हमारे टैक्स ईयर में आ रहा है कि नहीं? 20 से आ रहा है ना। तो जून 2014 में कितने डेज था? 5 टोटल। याद है? हाँ, करे करे कंफर्म कर, कैलकुलेटर सामने रखे, कैलकुलेटर ये आता है, यही आता है बच्चों। हाँ बोले ना, ओके हो गया। तो जी रेजिडेंट है कि नॉन रेजिडेंट? आखिरी क्या करना है 4 स्टेप में? डिसीजन। एज मिस्टर रमीज stay in Pakistan is less than 183 days in tax year 2014. So, Mr. Ramesh will be non-resident. ओके हो गया। ये था बच्चों क्वेश्चन। ये एक प्रॉपर फॉर्मेट के साथ आपने इस क्वेश्चन का क्या दे दिया? जवाब दे दिया। अब गौर कीजिएगा, ये क्वेश्चन के मार्क्स देखे कितने हैं? 7 नंबर। अगर ये क्वेश्चन मुझसे 4 नंबर का पूछता ना तो फिर मैं इतने डिटेल में ना जाता। समझ आ रही है? मार्क्स पे भी डिपेंड करता है कि आपने कितनी डिटेल्स बतानी है, पहली बात। दूसरी बात गौर कीजिएगा, गौर। पॉइंट नंबर 2, 3 और 4 अब आप सॉल्व करने लगे। टाइम सेविंग का तरीका बता रहा हूं, इस पे टाइम लग गया। फॉर एग्जांपल पॉइंट नंबर 2, 3 या 4 में कोई पॉइंट है जो फिर इंडिविजुअल का पॉइंट है। किसका पॉइंट है बच्चों? इंडिविजुअल। तो आपको ये चीज लिखने की जरूरत नहीं है। आप लिखे एज डिस्कस्ड इन पॉइंट 1 कि वो प्रोविजन अगर आपने पर सेम क्वेश्चन में अगर कोई प्रोविजन दोबारा रिपीट हो रहा हो ना तो आप रेफरेंस दे सकते हैं कि ऊपर पढ़। अगर क्वेश्चन चेंज हो गया फिर रेफरेंस नहीं दे सकते, याद रखिए। फिर रेफरेंस वजह क्वेश्चन चेंज हो गया ना तो आपका चेकर जो है एग्जामिनर वो चेंज हो गया। आपका पहले वाला क्वेश्चन कोई और एग्जामिनर चेक कर रहा होगा, दूसरे वाला क्वेश्चन कोई और एग्जामिनर। तो दूसरे वाले को आपने अपनी डिटेल्स पूरी देनी है। अगर आपने पिछले क्वेश्चन में वो प्रोविजन डिस्कस किए भी हो तो आप क्वेश्चन में प्रीवियस क्वेश्चन का रेफरेंस नहीं दे सकते। हाँ, सेम क्वेश्चन में अगर कोई चीज रिपीट हो रही हो तो आप ये रेफरेंस दे सकते हैं कि एज डिस्कस्ड अबव इन पॉइंट नंबर 1। ओके हो गया बच्चों? चलो इसी तरीके से अब अगला एओपी होगा। फॉर एग्जांपल अगर एओपी है तो पहले क्या लिखे कि अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 an AOP shall be considered resident if control and management is wholly or partly present in Pakistan। उसमें तो डेज है ही नहीं। देखो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट अगर wholly or partly present हो तो रेजिडेंट, नहीं प्रेजेंट ये लिख ले। एज कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज पार्टली या होली प्रेजेंट इन पाकिस्तान सो रेजिडेंट। अगर नहीं प्रेजेंट तो लिख लो एज कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज नॉट प्रेजेंट is not present wholly or partly in so AOP नाम लिखे उसका, जो AOP का नाम दिया होगा ना shall be considered as non-resident। कंपनी है यहां पे लिख लो according to income tax ordinance 2001 a company shall be considered resident number A point incorporated in Pakistan or B point control and management is wholly present in फिर गिवन सिनेरियो का देखे कि कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली प्रेजेंट हो या इनकॉर्पोरेटेड हो तो रेजिडेंट, ना होली प्रेजेंट हो और ना इनकॉर्पोरेटेड हो तो फिर नॉन रेजिडेंट। शाबाश करें। ये मैंने बता दिया कि ऑर्डिनेंस ने कहीं पे भी इसको डिफाइन नहीं किया, ठीक है।
और मुझे पता है दोनों का कि कंट्रोल एंड मैनेजमेंट किसे कहते हैं, लेकिन मैंने आपको नहीं बताना, ठीक है? क्यों नहीं बताना? नहीं, आप जितना भी सोच लेना, ठीक है, आप ठीक नहीं कह सकते, तो आप छोड़ दे इसको, ठीक है? इसलिए आपके लिए रिलेवेंट नहीं है। ओके बच्चों, चले शाबाश करें। चले, फिर आप कहोगे सर को खुद भी नहीं आता। एओपी में कंट्रोल एंड मैनेजमेंट से मुराद है पार्टनर्स। क्या है? कंपनी में कंट्रोल एंड मैनेजमेंट से मुराद है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग, शेयर होल्डर्स नहीं, ठीक है? क्या है कंपनी में, क्या है मुराद? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं, मीटिंग्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी नहीं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो मीटिंग्स है वो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट मुराद है कंपनी। समझ आ रही है बच्चों? चलो करें। ये मैंने आपको एक्स्ट्रा चीज बता दी, ये आपकी फीस में कवर नहीं हो रही थी। करें। राहुल ने बार बार बंदी किया। दिल तो सू एसी गानिया द्रे लगू री क्या रे हाँ बंद नहीं लेला बस। जी बच्चों, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, जो अभी आप कर रहे हैं, और पेज नंबर 10 पे पास पेपर्स है, क्वेश्चन लिखे, नंबर लिखे, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर नहीं 1 नहीं है, क्वेश्चन 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 17, 18 का पार्ट ए, 18A सिर्फ, 19, 20, 21, 22 और 22। अच्छा, ये 16-17 क्वेश्चंस है जो अभी हमने टॉपिक्स पढ़े, टैक्स ईयर, पर्सनल स्टेटस और रेजिडेंशियल, इससे रिलेटेड। मंडे को चेक करूंगा, लेकिन लाजमी नहीं है कि आप सारे क्वेश्चन रजिस्टर पे सॉल्व करें, ठीक है? आप सॉल्व करें, जो क्वेश्चन रिपीट हो रहा हो, मतलब आपने पहले सॉल्व किया हो फिर वही क्वेश्चन है, तो वो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, वो आप सिर्फ रीडिंग करें, ठीक है? इसका फायदा क्या है बच्चों? एक तो अभी हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, मतलब हमने एक ही टॉपिक पढ़ा है, रजिस्ट्रेशन। उससे आपको ये करवाने का मकसद ये है कि उससे आपको ये अंदाजा हो जाए कि ये पास पेपर्स कितनी इंपॉर्टेंट मटेरियल है आपकी प्रिपरेशन के लिए। कैसे? देखो, एक आपको ये आइडिया हो जाएगा कि जनाब ये जो क्वेश्चंस है ना, ये रिपीट हो रहे हैं,
जब एक टॉपिक से एक से ज्यादा किस्म के क्वेश्चन, तो आपका दिमाग खुल जाएगा, आपके ज़हन में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, अगर आप ईमानदारी के साथ करेंगे, आपके ज़हन में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे कि आप जो एग्जामिनर फ्यूचर में टेस्ट कर सकता है कि हाँ यार ये क्वेश्चन इस तरह से भी टेस्ट किया जा सकता है। तीसरा, इससे हमें ये पता चल रहा है कि एग्जामिनर सेम टॉपिक में 99.9% एक्सपेक्टेशन है कि रिपीटेड क्वेश्चन पूछे। क्या पूछे? अगर पहले रिपीटेड क्वेश्चन पूछ रहा है तो इस बार नहीं पूछ सकता है ना बच्चों, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस 18 आप करोगे, इन 18 में से अगर उसने किसी एक किस्म का क्वेश्चन पूछा तो आपके लिए वो हलवा क्वेश्चन होगा, आपके लिए वो कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं होगा। 2 असाइनमेंट दे रहा हूं। पहला, एक जो चीजें हैं वो याद कर लें जो हमने पढ़ी, कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर है, कोई कंफ्यूजन है मंडे को पूछ ले, लेकिन नोट्स में से जो लिखा हुआ है वो याद करने की कोशिश करें, रट्टा ना लगाए, अपने अल्फाज में लिखे, लेकिन वो याद होनी चाहिए आपको। मंडे को वर्बल टेस्ट होगा। दूसरा, ये असाइनमेंट रजिस्टर पे चेक करूंगा, मंडे को मुझे ये कहने को ना मिले कि सर मेरा जिस रजिस्टर पे किया है वो घर में रह गया, ठीक है, वो जो है ना मैंने आधे किए हैं आधे नहीं किए। 100% असाइनमेंट जो रिपीटेड है उस क्वेश्चन को भी आपने लिखना है, क्वेश्चन नंबर 10, और लिखना है रिपीटेड या सेम लाइक क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन, रेफरेंस देना है ताकि नजर से आपकी सारे क्वेश्चंस गुजर जाएं कि हाँ ये उसी तरह का क्वेश्चन। ओके हो गया बच्चों, ठीक है ना। इसमें बिल्कुल इस सेशन में ये मैंने अपने साथ कमिटमेंट की है, कोई रिलैक्सेशन नहीं है, ठीक है। पेपर पास करना है, ठीक है। फ्रॉम डे फर्स्ट जो है ना मैं आपका फॉलो अप करूंगा। नहीं पढ़ेगा कोई बच्चा तो फिर वो क्लास में भी नहीं बैठेगा, उसको क्लास पढ़ने की क्या जरूरत है, फिर उसको हम फ्री करेंगे, जाए एंजॉय करे बाहर। समझ आ रही है बच्चों? मेरे आपके साथ कोई जातियात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मोटे पर्पस क्या है बच्चों, क्या है बोले ना, ये सख्ती करने से मुझे कोई फायदा है? सिर्फ मकसद क्या है कि आप लोगों का पेपर पास हो जाए। ओके हो गया। तो ये और ये जो कॉन्सेप्ट्स है ना, ये तो पूरे टैक्स, इनकम टैक्स में आपकी जान नहीं जोड़ेगी, तो इसलिए इसमें नो कॉम्प्रोमाइज। घर जाके 3 दिन है, आज का है, कल का, परसों, 3 दिन है, फ्राइडे सैटरडे एंड संडे, ऐसा इसको समझे। जहां पे कंफ्यूजन है, मंडे को मुझे एक लफ्ज भी नया नहीं पढ़ाना पड़े, वो मेरा मसला है, कोर्स खत्म कराना मेरा मसला है। आपका मसला क्या है कि खुद को 100% क्लियर करे, उस टाइम तक मुझे आगे ना जाने दे अगले टॉपिक पे जब तक प्रीवियस टॉपिक आपका क्लियर है। ओके बच्चों, ओके जी, अल्लाह हाफिज।